सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 7 कर्ण प्रकाश की के दूसरे लेक्चर पर आए हैं, तीसरे लेक्चर पर। आज कल हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित घटना का अध्ययन किया था। इसमें हम लोगों ने दर्पण सूत्र और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, एनसीईआरटी में बस ये दोनों ही हैं। दो घटनाएं मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं। एक को कहते हैं लंबन पैरालैक्स या विस्थापनाभास, लंबन भी कहते हैं, या इसी को विस्थापनाभास भी कहते हैं। ये और एक संयोगी फोकस, दो चीजों के बारे में और मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि जब हम आपने देखा होगा जब एक दर्पण से प्रतिबिंब बने थे, 6 स्थितियां आपको प्रतिबिंब की बताई थी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए वस्तु है और ये मान लीजिए उसका कोई प्रतिबिंब है, या मान लीजिए प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, कुछ भी मान लेते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही बिंदु पर नहीं है, एक ही बिंदु पर नहीं है, कौन कौन? वस्तु और प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा वस्तु, ये हो गया उसका क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अगर ये मान लीजिए एक ही बिंदु पर नहीं, अलग अलग है ना, तो जब हम आंख को अपनी सीध में रख करके आंख को थोड़ा दाएं बाएं विस्थापित करेंगे तो ये अलग अलग दिशाओं में विस्थापित होती हुई दिखती हैं। ये मान लीजिए मैंने ऐसे आंख को सीध में रखा, इस टाइप से मान लीजिए इस टाइप की स्थिति है, और मैंने आंख को ऐसे सीधे में रख करके अगर मैं दाएं ले गया तो पता चला कि एक दाएं हो जा रही है, एक बाएं हो जा रही है। अगर मैं इस तरफ गया तो ऐसे हो रही है। तो इनके बीच में जो ये सापेक्ष विस्थापन होता है, माने आंख को वस्तुओं की सीध में रखकर दाएं बाएं हटाने से इन वस्तुओं में होने वाले, वस्तु और प्रतिबिंब में या इन दोनों में होने वाले सापेक्ष विस्थापन को, कौन से विस्थापन को? सापेक्ष विस्थापन को लंबन कहते हैं। ठीक है, समझ समझ में आ गया? हाँ आ गया। मैंने आंख को इधर उधर हटाने पर सीध में रखी तो वस्तुओं में सापेक्ष विस्थापन को, फिर से यहाँ लिख देते हैं, आंख को इधर उधर उधर हटाने पर सीध में रखी दो वस्तुओं के बीच होने वाले सापेक्ष विस्थापन को लंबन या विस्थापनाभास कहते हैं। ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी है। जब आप लाइट से संबंधित, ऑप्टिक्स से संबंधित प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर तो ये बहुत ही जरूरी है ना, लंबन को हटाना, लंबन शब्द के से परिचय तो बहुत जरूरी है, हो गई वहां पर। तो आंख को इधर उधर हटाते हुए सीध में रखी वस्तुओं के बीच होने वाले सापेक्ष विस्थापन को लंबन कहा जाता है। ठीक, इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी लंबन उतना ज्यादा होगा। फिर से सुन लें, इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना एक दूसरे से दूर होंगे, लंबन उतना ज्यादा होगा। और जब ये एक ही बिंदु पर आ जाएंगे तो लंबन समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, जब एक ही बिंदु पर आएंगे तो लंबन समाप्त हो जाएगा। तो एक प्राप्त करने के लिए, स्थिति प्राप्त करने के लिए लंबन हटाते हैं प्रयोगशालाओं में। ठीक, अच्छा, ये केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है। केवल किसके लिए सत्य है? केवल वास्तविक प्रतिबिंबों की स्थिति में ही लंबन को हटाया जाता है या लंबन की घटना देखने को मिलती है। इसमें से एक प्रतिबिंब एक वस्तु होती है, तो ये हमारे पास हो गया लंबन। ठीक है, 1-2 नंबर की चीज है कि छुट्टी रही। अब आता है हमारे पास इसके बाद संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस, ये परिभाषा और आप जान लें। संयुग्मी फोकस क्या कहलाता है? देखो, जैसे ये है दर्पण, यहाँ पर मैंने वस्तु को रखा, पता चला मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ नीचे से ऊपर रख दे, चलो ये मैं यहाँ पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब पता चला यहाँ पर बना। ठीक है ना, जब मैंने पॉइंट P1 वस्तु को रखा तो P2 पर प्रतिबिंब बना। अब अगर मैं वस्तु को P2 पर रखूं
तो प्रतिबिंब P1 पर बनेगा, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष पर ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे ऐसे बिंदु युग्म जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तथा दूसरे बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब पहले पर बने, उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना आपको? कहलाते हैं। क्या मिला कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु युग्म हैं जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने और दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। माने वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ, अगर वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे बिंदुओं के जोड़े को क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस। ठीक है, तो 2 नंबर में अगर आपको ये चीज पूछी जाती है मान लो, तो आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ, क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं अपन किस पर? अपवर्तन की घटना के बारे में। तो अपवर्तन की घटना के पहले बहुत कुछ तैयारी करनी है, ठीक है ना। अपवर्तन को पढ़ने से पहले हमारे लिए बहुत कुछ तैयारी करनी है, ठीक। तो अपवर्तन के लिए अपवर्तन कहलाता क्या है? अपवर्तन के यहाँ पर हमें परिभाषा, उसके नियम आदि आदि बहुत सी चीजों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक। तो देखें, अपवर्तन की जो घटना हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें कुछ बातें हमें बार बार आएंगी। तो सबसे पहले अपन कुछ चीजों के बारे में समझते हैं, कुछ शब्दावली समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ माध्यम के बारे में। बार बार एक शब्द आएगा, माध्यम क्या होता है, ठीक है ना। तो जिन पदार्थों में से प्रकाश गमन करता है उन्हें माध्यम या प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। जिन पदार्थों में से प्रकाश गमन करता है, संचेत हो सकता गमन करता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम के यहाँ पर हम सिर्फ माध्यम लिखेंगे, है ना। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। सभी माध्यम समझ गए? जैसे कि पानी, कांच, वायु, ठीक है ना, तेल आदि आदि, ये सब क्या है? माध्यम है प्रकाश के लिए। क्योंकि प्रकाश पानी में से गमन कर सकता है, कांच में से भी गमन कर सकता है, वायु में से गमन कर सकता है, तेल आदि में से भी गमन कर सकता है। तो क्या कहलाते हैं? हमारे माध्यम कहलाते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे माध्यम के बारे में समझ होंगे कि माध्यम क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास समांगी माध्यम क्या कहलाते हैं? समांगी माध्यम, ध्यान देना बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं, इन शब्दावली से आपको अध्याय बहुत बेहतर समझ में आएगा। समांगी माध्यम, तो यदि माध्यम के सभी बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण समान हो, यदि माध्यम के सभी बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण माने प्रकाश के जो गुण है समान हो, कैसे हो? समान हो, तब उसे समांगी माध्यम कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, होगा। क्या कहलाता है समांगी माध्यम? होमोजीनियस मीडियम। यदि माध्यम के सभी बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण समान हो, प्रत्येक बिंदु पर, इस बिंदु पर चार्ज जितनी उतनी इस पर भी है, उतनी इस पर, उतनी इस पर, सब पर है, ठीक है ना। तो यदि माध्यम के सभी बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण समान हो, तब उसे कौन सा माध्यम कहेंगे?
समांगी माध्यम कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समांगी माध्यम का कंसेप्ट भी एक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो माध्यम आपने समझ लिया, समांगी माध्यम क्या होता है वो भी आपने जान लिया। चलिए अगला परिभाषित शब्द हमारे पास आएगा इसमें। अब सीधे आ जाते हैं क्या, अपवर्तन पर, है ना। अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन क्या क्या है, ठीक है ना। उस परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। परावर्तन इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तब सीमा पृष्ठ पर, है ना, तब माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या मिली परिभाषा कि जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से, समांगी माध्यम आप समझ गए, से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कि मान लो पानी से कांच में जाए, या कांच से हवा में जाए, या हवा से तेल में जाए, या तेल से हवा में आए, आदि आदि। एक तब माध्यम के सीमा पृष्ठ पर, जहां पर वो दोनों पृष्ठ एक दूसरे से मिलते हैं, वो कहलाएगा सीमा पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना मार्ग बदल देती है मतलब। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है ना। जब प्रकाश कण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तब माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आइए चित्र से समझते हैं। मान लीजिए एक सीमा पृष्ठ है, नीचे मान लीजिए पानी है, ऊपर मान लीजिए वायु है, ठीक है ना। अब एक प्रकाश कण कहां से कहां आ रही है, वायु से होती आ रही है। तो इसको कैसा जाना था बच्चों, सीधा जाना था, नहीं जाना था। लेकिन ये क्या होगा, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, ऐसी चली जाएगी। जाना था सीधा, ये उसका पूर्व मार्ग है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई है, ठीक है ना। ये है वो प्रकाश का अपवर्तन, ऐसा हो जाता है, ठीक। एक और घटना देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण आ रही है, ऊपर मान लीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा बदल दे, ऊपर मान लीजिए अब कांच है, नीचे मान लीजिए वायु है, ठीक है ना, ये सीमा पृष्ठ है। अब एक प्रकाश किरण मान लीजिए आ रही है, ठीक है ना, आ रही है। अब इसको जाना चाहिए था कैसा, सीधा, लेकिन नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, ये इस टाइप की घटना। तो ये जो घटना हो रही है, प्रकाश किरण को सीधा जाना था लेकिन वो विचलित हो रही है। अच्छा, इसमें जो ये किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। जो विचलित हो चुकी है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आप तो समझते चलना है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये सब घटना, ये सब चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में, खासकर अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। अब ये जो आपतित कण है, ये जो अपवर्तित कण है, आप देख रहे होंगे अपवर्तित कण इस पहले वाले केस में अभिलंब की ओर आ गई है, अभिलंब की ओर झुक गई है, यहाँ पर अभिलंब से दूर हट गई है। तो ऐसा कब वो इस तरफ आएगी, कब उस तरफ जाएगी, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये होता है अगर कोई प्रकाश किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, वायु कहलाएगा विरल और पानी कहलाएगा वायु के सापेक्ष सघन। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पर कांच को कहेंगे सघन माध्यम, वायु को कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये दो घटनाएं आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हर जगह आप एक ही तरफ झुका दो। ठीक। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि यहाँ पर वायु से पानी में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब से दूर हटना है। तो यहाँ पर अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकी है, अभिलंब की ओर झुकना। ठीक है ना। तो यहाँ प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती तो अभिलंब को झुकेगी और अभिलंब से दूटेगी। अब सवाल पैदा होता है विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं। ठीक है। तो जिनका प्रकाशीय घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है वो विरल माध्यम कहलाते हैं और जिनका ज्यादा होता है वो सघन माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशीय घनत्व, जिन पदार्थों का प्रकाशीय घनत्व और द्रव्यमान घनत्व दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, प्रकाशीय घनत्व और द्रव्यमान घनत्व दोनों अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दोनों को एक नहीं मान लेना मैंने, इसलिए प्रकाशीय घनत्व अलग चीज है और द्रव्यमान घनत्व अलग चीज है। जैसे कि बात करें तारपीन का तेल और पानी, तो तारपीन का तेल पानी के कंपेयर तुलना में विरल माध्यम है, लेकिन प्रकाश के लिए वो सघन माध्यम है। तारपीन के तेल का प्रकाश घनत्व पानी से ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो अब आप सोच लीजिए, तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि जो माध्यम का घनत्व ज्यादा है वो सघन ही होंगे, नहीं, तुलनात्मक रूप से देखना है। तो विरल माध्यम में विरल माध्यम अगर होगा तो उसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, ऐसे समझिए। अगर जिनमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल पानी से ज्यादा होती है, तो वायु यहाँ पर विरल हो गया पानी की तुलना में। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण एक समांग के माध्यम से दूसरे समांग के माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की सीमा पर वाक्य विचलित हो जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब वह विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब को झुकेगी और सघन से विरल में जाती है अभिलंब से दूर हटेगी। बाकी की चीजें ये आप जानते हैं ना, समझ गए इसको। अब आते हैं अपने अपवर्तन के नियम, है ना, अपवर्तन के नियम। सघन और विरल माध्यम आप समझ गए। अब आते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन जैसे परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे अपवर्तन के भी दो नियम है। अपवर्तन की घटना के दो नियम है। तो कौन कौन से नियम है अपवर्तन की घटना के? जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण आई और ये ऐसे चली गई, ऐसे न जाकर के अंदर की झुक गई। ठीक है ना। तो ये क्या है कि मैंने आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हुई अभिलंब। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। पहला नियम सबको समझ में आ गया? आ गया। परावर्तन जैसा है कुछ है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आप ऐसे सामने से देखेंगे तीनों आपको एक ही लाइन में दिखेंगे। दूसरा हमारे पास नियम आता है, दूसरा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आपतित किरण जो कोण बनाते हैं इसको बोलते हैं आपतन कोण अभिलंब के साथ, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है ना। तो किसी जोड़े के लिए एक जोड़ा कहलाता है, जैसे पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है ना। तो इन दोनों को कहेंगे माध्यम का एक जोड़ा, पेयर। तो किसी माध्यमों के युग्म के लिए, है ना, या किन्हीं दो माध्यम युग्मों के लिए
कोई दो माध्यमों के बन गया तो यहाँ कहेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण आई, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। ठीक है ना। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसे अब किसी बुक में इसे 1n2 और किसी में 1v2 लिखा जाता है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेफरेंस बुक में इसको न्यू लिखा गया है, एनसीईआरटी में एन लिखा गया है। ठीक है ना। तो क्या मिला, किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्याओं का मतलब क्या है, यहाँ साइन। ज्याओं का मतलब क्या होता है बच्चों, या हिंदी में बोलते हैं साइन को ज्या। साइन का अनुपात सदैव कैसा होता है, नियत होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष, याद रखना, दूसरे माध्यम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसका, दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसे 1n2 या 1v2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास है वो दूसरा नियम। इस नियम को 1621 में स्नेल ने खोजा था। स्नेल ने ये जो व्याख्या की इस नियम की, ये किसने की थी, ये की थी सन 1621 में वैज्ञानिक किसने, स्नेल ने। अतः इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसलिए इसे स्नेल का नियम दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, स्नेल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इस नियम के बारे में 1621 में स्नेल ने बताया था, डच के थे, डच वैज्ञानिक स्नेल, तो इसलिए इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और इसमें ध्यान रखना, इसमें जो प्रकाश कण प्रयोग करते हैं, ये एक वर्णीय प्रकाश कण यूज करते हैं, मोनोक्रोमिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है कि किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए एक वर्णीय प्रकाश कण के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। तो प्रकाश कण तो एक बार नहीं, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तन की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, कोई ज्यादा अपवर्तित होता है, कोई प्रकाश कण कम अपवर्तित होती है। जब आपके पास मैं प्रकाश कण की बात करूं इसमें, तो ये अंडरस्टूड है कि हम एक वर्णीय प्रकाश कण के लिए चीजों को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रंग के लिए ये अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, माध्यम वही है, लेकिन बैगनी के लिए कुछ और होगी इसकी वैल्यू, लाल के लिए कुछ और होगी, नीली के लिए कुछ और होगी, पीले प्रकाश के लिए कुछ और होगी। तो ये जो नियम है, ये एक वर्णीय प्रकाश कण के लिए, एक रंग वाले प्रकाश कण के लिए, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, कभी पूछा है कहीं पर आए तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो इसको अब सूत्र रूप में लिख दें, तो सूत्र रूप में लिख देंगे अपन यहाँ पर कि 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ गया सूत्र, ये सूत्र रूप में आ गया हमारा। ठीक है ना, ये है दूसरा नियम। तो ये आपतन कोण कीजिए और ये अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो जिसका अपवर्तनांक निकलेगा वो यहाँ पर लिखना है। तो दूसरा माध्यम कौन सा कहलाएगा, जिसमें प्रकाश कण जा रही है वो दूसरा माध्यम है, और जिसमें से प्रकाश कण आ रही है वो पहला माध्यम है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर इस माध्यम से आ रही है ऊपर से, तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो दूसरे का निकलता है, ये ध्यान रखना, दूसरे का निकलता है, पहले का नहीं निकाल देना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये है अपवर्तन के नियम, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की थ्योरी पर चलते हैं।
अब हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक के बारे में। माध्यम के प्रकार हो गए, अब अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अपवर्तनांक, ठीक है ना। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक है ना, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक है, ठीक है ना। अपवर्तनांक क्या कहलाता है? तो अभी आपको इसकी परिभाषा स्नेल के नियम में आपको समझ में आई है ना, अपवर्तनांक की। तो वैसे तो अपवर्तनांक की जो परिभाषा है वो बोलते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। क्या वाली परिभाषा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात 1n2 n लिख लेते हैं इस बार इक्वल टू v1/v2। ये हमारे पास है। तो एक परिभाषा अपवर्तनांक की ये है, एक परिभाषा ये भी है। हमारे पास दो परिभाषा हो गई, एक स्नेल के नियम में लिखी आपने, तो वो स्नेल के नियम के साथ है, और ये वाली परिभाषा सामान्य है, यही होती है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक, इसका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस बार मैंने एन लिख दिया है, एन या बी शो करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एन लिखा है। अब आते हैं इसके प्रकार, तो दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए, मतलब पहला माध्यम वायु या निर्वात हो और दूसरा माध्यम कांच, हवा, कांच हो सकता, ग्लिसरीन हो सकता, टेटेल हो सकता, या अन्य कोई जैसे कि हीरा है ट्रांसपेरेंट, वो हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना। ये किसके सापेक्ष निकाला जाता है? वायु या निर्वात के सापेक्ष। अगर वायु या निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र हो तो फिर इसमें 1v2 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, n इक्वल टू हो जाएगा c/v, यानी पहला माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वायु में प्रकाश की चाल को प्राय c से अपन शो करते हैं कांस्टेंट c/v। सापेक्ष अपवर्तनांक ये किसी भी माध्यम के सापेक्ष निकाला जाए, वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष निकाला जाए उसकी, तो फिर वो कौन सा कहलाएगा? उसका सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है ना। ध्यान रखना आप लोगों को। निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु निर्वात के साथ निकाला जाता है, ध्यान रखना आप लोग। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद कोई भी माध्यम लो उसमें घट जाती है, तो v कम होगा, c ज्यादा होगा, तो n की वैल्यू 1 से ज्यादा प्राप्त होगी। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो सदैव हमेशा 1 से कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और वायु या निर्वात के लिए प्राय वायु के लिए अपन 1 ले लेते हैं, ठीक है, निर्वात के साथ निकाल दें। और इसकी वैल्यू जो होती है सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि
1 and 2 हो जाएगा। इसकी कोई माध्यम होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है या लेस देन 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, माने 1 से अधिक भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। ध्यान रखना, निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होगा। अब इसकी वैल्यू कब 1 से ज्यादा कब 1 से कम होगी? अगर सापेक्ष अपवर्तनांक किसी विरल माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, विरल माध्यम के सापेक्ष, तो फिर वो 1 से ज्यादा निकलेगा, और अगर सघन माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो 1 से कम निकलेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनके क्या है, प्रकार हैं। वो अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, परिभाषा भी आपके पास आ गई। ठीक है ना? अब हमारे पास आता है अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक किन कारकों पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये देख रहे हैं। निर्भरता किन किन कारकों पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। कौन? माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक हमारे पास प्रकार से पहला है माध्यम के जोड़े की प्रकृति। माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, अभी मैं चारों को बताता हूँ, ध्यान दें। दूसरा आता है माध्यम का ताप, माध्यम का ताप। तीसरा आता है प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग, कौन से रंग का प्रकाश, इस बात पर भी निर्भर करता है। और इसी के साथ आ जाएगा हमारे पास, जैसे माध्यम के जोड़े की प्रकृति है तो माध्यम की प्रकृति भी आ जाएगा। ये अगर एक अकेला है तो ले लेते हैं। और प्रकाश के रंग का तात्पर्य है वो तरंग दैर्ध्य से, क्योंकि रंग तरंग दैर्ध्य से डिसाइड होगा। ठीक है ना? तो ये किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है ना? 4 चीजों पर। पहला क्या? माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। दूसरा माध्यम के ताप पर। तीसरा प्रकाश के रंग या उसके तरंग दैर्ध्य पर। और चौथा माध्यम की प्रकृति पे, एक अकेला माध्यम है तो। ठीक है ना? पहले इस पर बात कर लेते हैं, माध्यम के जोड़े की प्रकृति। तो इसमें क्या लिखते हैं अपन कि सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक 1 से अधिक, और विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक 1 से कम होगा। तो जोड़ी यही बदल जाएंगी। बात समझ आएगी ना? बात बदल जाएंगी क्या? विरल के सापेक्ष सघन का माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा और सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक 1 से कम होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? मैं फिर से बता दूं, विरल के सापेक्ष सघन का, विरल के सापेक्ष सघन का, सघन माध्यम का है ना, सघन का 1 से अधिक, और सघन के सापेक्ष विरल का, सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकले, सापेक्ष विरल का निकालते हैं अपन, तो 1 से कम निकलेगा, 1 से कम। ठीक है ना? तो पहला हो गया माध्यम के जोड़े की प्रकृति, मतलब हमें देखना पड़ेगा कौन से माध्यम दिए हैं आपने, है ना, जोड़ा किस प्रकार है। फिर माध्यम का ताप, अगर हम माध्यम का ताप बढ़ाते हैं, माध्यम का ताप मान लीजिए बढ़ाते हैं तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है ना? तो ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटेगा, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना? अब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के लिए अपने पास सूत्र होता है, एक्चुअली में तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र होता है प्रकाश के अपवर्तनांक का, म्यू बराबर होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये सूत्र आपके कोर्स की परिधि से बाहर है इसकी स्टडी करना, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इसको जानने के लिए ले लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मिल रहा है, दिख रहा है ना, स्क्वायर के व्युत्क्रम, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उसका मान जो है वह तरंग दैर्ध्य पर इस प्रकार निर्भर करता है, म्यू बराबर a प्लस बी अपन लैम्डा स्क्वायर। तो इन लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपवर्तनांक कम है,
सॉरी तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। तो आप याद करें वेगनी रंग जो होता है वेगनी, वेगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। वेगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम 7 रंगों में कह रहे हैं सबसे कम होता है। लाल का सबसे ज्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अब बाकी का आप डिसाइड करो अपवर्तनांक किसका ज्यादा कम होगा, आप डिसाइड करो। देखो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। माध्यम वही है, माध्यम वही है। चलो पानी ले लेते हैं, पानी में प्रकाश कहाँ जा रही है कोई, तो पानी का अपवर्तनांक बैगनी के लिए कुछ और होगा और लाल के लिए कुछ और होगा, जबकि माध्यम वही है। तो याद रखना जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखना, ये आगे काम आएंगे आपको। माध्यम की प्रकृति तो हम जानते हैं, वायु का अपवर्तनांक कुछ और होता है, कांच का कुछ और होता है, हीरे का कुछ और होता है, तेल का कुछ और होता है। मतलब माध्यम बदलने पर अपवर्तनांक भी क्या होता है, बदल जाता है। सघन माध्यम है, अगर कितना माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व तो जितना अधिक होगा, अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारे पास आ गया माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। ठीक, ये अपवर्तनांक की निर्भरता। आशा है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। नोट कर लेना, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न आपको आते हैं, हम कोई भी चीज इसकी सब्जेक्ट की छोड़ेंगे नहीं। अब आता है हमारे पास अपवर्तन की घटना का कारण। अपवर्तन की घटना का कारण, कारण क्या है इसका, रीजन क्या है। आपसे कोई पूछे कि बताओ अपवर्तन की घटना का कारण क्या है, क्यों अपवर्तन घटना होती है, तो इसका कारण क्या है आइए जान लेते हैं। हम जानते हैं प्रकाश अपवर्तनांक की हमने दो परिभाषाएं पढ़ी, याद करो। एक पढ़ी अपन ने 1n2 बराबर v1 बटे v2, और दूसरी पढ़ी है 1n2 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये पढ़ी अपन। ठीक है ना, दो परिभाषाएं पढ़ी। और यहाँ पर थोड़ा सा चित्र बनाकर समझ भी लेते हैं इस चीज को कि ये है और ये अपतन कोण आई, ये अपतन कोण आर, ये पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है ना, ये प्रकाश किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, अब पहले माध्यम में मान लीजिए प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में v2 है, तो अपवर्तनांक का सूत्र होगा v1 बटे v2, अभी अपन ने पढ़ा। और पहले माध्यम में उसका मान लीजिए आपतन कोण आई है, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर है, तो फिर ये स्नेल के नियम से आ गया। तो ये मैंने अपवर्तनांक निकाला है सामान्य परिभाषा से, यहाँ पर अपवर्तनांक की गणना की है स्नेल के नियम से। तो अपवर्तनांक तो बदलेगा नहीं, वो तो किसी विशेष रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक कांस्टेंट होता है, बदलता थोड़ी है। क्या सूत्र बदलने से अपवर्तनांक थोड़ी बदल जाएगा। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं, तो तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तुलना करते हैं तुलना, तो तुलना करने पर साइन आई बटे मिलेगा साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये हमें मिल गया, नहीं मिल गया, मिल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, चाल के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, ये बिल्कुल फैक्ट है और कई साइंटिस्टों ने सिद्ध किया है, फोको, फीजो, माइकलसन, ऐसे बहुत सारे, कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, सघन माध्यम में कम होती है। तो माध्यम का एक जब अपन अपवर्तन घटना में क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश कण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है, इसका मतलब इस माध्यम का घनत्व अलग है, इसका घनत्व अलग है, तो फिर चाल भी तो अलग हो जाएगी उसमें। तो मान लीजिए v1, माने यदि v1 ग्रेटर देन v2 है, मान लीजिए प्रकाश कण सघन से विरल में जा रही है, सघन से कहा v1 ज्यादा माने विरल से सघन में जा रही है, ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे वाला सघन है, v1 ग्रेटर देन v2 है, यानी प्रकाश कण विरल माध्यम से कहा जा रही है, सघन में। तो v1 ग्रेटर देन v2 है, इंप्लाइज दैट यहाँ पर साइन आई ग्रेटर देन साइन आर हो जाएगा, या आई ग्रेटर देन आई हो जाएगा,
माने यदि V1 V2 से बड़ा है तो I R से बड़ा होगा, I R से बड़ा होगा, इसका मतलब R छोटा है, मतलब प्रकाश कण अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी कि इन दिस केस, ये केस कहता है कि यदि प्रकाश कण अधिक चाल वाले माध्यम से कम चाल वाले माध्यम में जाती है तो अभिलंब को झुक जाएगी, सीधी नहीं जा पाएगी। ये लिखा है V1 ग्रेटर देन V2 इंप्लाइज I1 ग्रेटर देन I2। अब दूसरा, यदि मान लो V1 लेस देन V2 है, इंप्लाइज दैट साइन I लेस देन साइन R हो जाएगा, इंप्लाइज दैट I लेस देन R हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हाँ होगा। तो इन दिस केस, इस केस में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपके लिए, कि यदि प्रकाश कण ऐसे माध्यम में जा रही है जिसमें उसकी चाल ज्यादा है, पहले माध्यम में कम है दूसरे में ज्यादा है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि R ज्यादा है I कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना का कारण है वो चाल का बदल जाना। देखो सभी सारी चीजें चाल से हो रही हैं। माने जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसकी चाल बदल जाती है तो अपवर्तन की घटना होती है। माने आपसे एक लाइन में पूछें कि अपवर्तन की घटना का कारण क्या है, तो हम बताएंगे अपवर्तन की घटना का कारण है माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल का बदल जाना, या भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, यही अपवर्तन का कारण है। और फिर समझाने के लिए यहाँ से इतना ही दूंगी, ठीक है ना। ये बताता है कि कब अभिलंब की ओर झुकेगी, कब अभिलंब से दूर हटेगी। यदि अधिक चाल वाले माध्यम से कम चाल वाले माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यदि कम चाल वाले माध्यम से अधिक चाल वाले माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपवर्तन घटना का कारण है। एक बात यहाँ पर मिस हो गई है, मैं वो आपको बता दूं, ठीक है ना, वो आपको बता दूं। क्या बता दें उसमें, ये बता देना है कि अपवर्तन घटना आपको तभी देखने को मिलती है जब प्रकाश कण थोड़ी तिरछी आपते तो, अगर प्रकाश कण सीधी आ रही है पृष्ठ पर परपेंडिकुलर आ रही है तो फिर वो सीधी चली जाएगी, विचलित नहीं होगी, लेकिन चाल बदल जाएगी। तो अपवर्तन घटना देखने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रकाश कण को थोड़ा सा विलंब के साथ किसी मीन कोण पर आना चाहिए, ठीक है ना, तब आपको अपवर्तन घटना देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है वो अपवर्तन की घटना का कारण, समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। ये अब अपने पास आता है इसके बाद प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश किरण के कार्य के बारे में, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये मान लीजिए कोई माध्यम है, दो माध्यम के जोड़े, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना, और ये इसमें चली। अब मैंने इसके मार्ग में एक मिरर लगा दिया, मिरर ऐसा लगाया कि मिरर पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आई है लंबाई, तो फिर ये जैसी जाती है वैसी ही लौट आती है, जैसी जाती है बिल्कुल वैसी ही लौट आती है। ये आई है और ये, ठीक है ना। तो प्रकाश के उत्सर्जन का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होती अपवर्तित हो और मार्ग के किसी बिंदु पर उसकी दिशा उलट दी जाए, मार्ग को उलट दिया जाए, तो जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ठीक है ना। यानी क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तथा उसका जाती है तथा किसी बिंदु पर उसका मार्ग उलट दिया जाता है, मार्ग उलट दिया जाता है, उल्टा कर देना है, तब वह जिस मार्ग से होती हुई गई थी उसी मार्ग से वापस लौटती है, उसी मार्ग से वापस लौटती है। इस घटना को
इस घटना को प्रकाश के उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ आ गया। क्या कहता है कि जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तथा किसी बिंदु पर उसका मार्ग उलट दिया जाता है, तब वह जिस मार्ग से होती हुई गई थी उसी मार्ग से वापस लौटती है। इस घटना को प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, और इससे में फायदा क्या होगा, आइए इससे फायदा देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए चित्र में एक प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तब जाते समय स्नेल के नियम लगाओ, तो जाते समय 1 μ2, यहाँ पर ये पहला माध्यम है और ये दूसरे है, तो प्रकाश का अपवर्तन निकलेगा 1 μ2 बराबर sin I बटे sin R। ध्यान देना, जरा ध्यान देना, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। जब प्रकाश कण लौट रही है, लौटते समय ये माना जाएगा पहला माध्यम, ये दूसरा, लौटते समय ये पहला और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा, लौटते समय। तो लौटते समय स्नेल का नियम लगाओ, ये स्नेल का नियम कब लगाया अपन ने, जाते समय ये नियम लगाया। अब लौटते समय लगाओ, लौटते समय जब वह लौट रही है, लौटते समय प्रकाश नियम लगाओ तो निकलेगा यहाँ पर 2μ1 निकलेगा और यहाँ पर आएगा sin R बटे sin I। समझ आना क्यों आएगा, समझ क्यों आएगा, क्योंकि अब प्रकाश कण लौटेगी ना, तो ये माना जाएगा पहला माध्यम, तो ये माना जाएगा दूसरा माध्यम लौटते समय। तो पहले माध्यम उसका आपतन कोण R यहाँ पर आपतन कोण बन जाएगा और I यहाँ पर अपवर्तन कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे इसका निकलेगा अपवर्तन इसके सापेक्ष, दोनों का गुणा कर दो, तो 1 μ2 गुणित 2 μ1 इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, माने sin I बटे sin R गुणित sin R बटे sin I, ये आ जाएगा और ये कट गए, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अब ध्यान देना जरा, यहाँ से क्या मिलेगा, हमारे पास आ गया 1 μ2 गुणित 2 μ1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से 2 μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 μ1 इक्वल टू हो जाएगा 1/1 μ2, जी आ जाएगा, यानी कि मैंने इसका पक्षांतर कर दिया। तो हमें क्या मिला यहाँ पर कि एक माध्यम का अपवर्तन दूसरे माध्यम के सापेक्ष पता है, तो दूसरे का पहले के सापेक्ष व्युत्क्रम करके निकाल दो, ठीक है ना। तो 2 μ1 इक्वल टू होता है 1/1 μ2, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, मालूम मैंने कहा 3/2 है एयर के सापेक्ष गिलास का, और मैं आपसे पूछूं गिलास का बताओ, गिलास के सापेक्ष एयर का क्या होगा, तो उल्टा कर देना, 2/3 होगा। और ये परीक्षा में पूछा गया है, और ये सब कहाँ से होता है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी ये भी सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध कीजिए G μA इक्वल टू होता है 1/A μG, ये चीज सिद्ध करने को आती है, प्रूफ कीजिए वो कहते हैं। तो आपको यही कर लेना है, पहला बाई और दे वाला कांच ले लेना है, बाकी सब यही कर देना है। यहाँ पर जहाँ पर 1 μ2 है, यहाँ पर आपका A μG और G μA आ जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा। तो परीक्षा में ये चीज सिद्ध करने को आ जाती है कभी कभी, छोटी सी 2 नंबर में। तो याद रखना, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पता है, तो दूसरे सापेक्ष पहला का निकालने के लिए व्युत्क्रम कर देना है। तो देख लो, मान लीजिए यहाँ पर गिलास हो गया, मान लीजिए वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु के सापेक्ष पानी का। तो मैं आपसे पूछूं पानी के सापेक्ष वायु का कितना होगा, 3/4, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ये सब चीज आती है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, ठीक। अब हम अगले वाले लेक्चर में इसके आगे, क्योंकि अपवर्तनांक की जो चीजें आपको दी है उसकी मैंने बेसिक पूरी यहाँ पर थोड़ी बता दी, अब हम इसके सूत्रों पर बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम सूत्र स्थापना करेंगे।